हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप आप सबकी स्टडीज अच्छे से चल रही होंगी। आज हम अपने यूपी टेट पीवाई की सीरीज में इंग्लिश के पीवाई क्यूज करने जा रहे हैं और ये जो यूपी टेट 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ था, ये उसके पीवाई क्यूज हैं। टोटल 30 एमसीक्यूज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारा वर्ड है कमिटी, ठीक है। कमिटी इज अ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ये सबसे पहले तो ये कलेक्टिव नाउन है, प्लस इसको हम एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। यानी कि ये ऑल्दो ये एक कलेक्शन को शो करता है, बट एज अ होल ये कमिटी का मतलब होता है क्या, एक ग्रुप, है ना। तो हम उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट देखना है। यहाँ पर कमिटी जो है हमारा सिंगुलर है, हमें इतना तो पता चल गया। अब देखिए, जो हमारा हैव और वर है, ये हमारे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, है ना। तो ये तो हमारे ऑप्शंस वैसे ही क्रॉस आउट हो गए, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि कमिटी के साथ कभी भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, ठीक है। ना हमारा ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 1 में हमारा वॉज लगा है, जो कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। नाउ देखिए, ऑप्शन नंबर 2 द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। यहाँ पर वन का कोई सेंस नहीं बन रहा है, ऑल्दो ये स्पोकन इंग्लिश में तो मतलब इसको एक्सेप्टेबल की माना जाता है, बट रिटन इंग्लिश में दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। वन की जगह हम लिख सकते हैं यूनाइटेड, ठीक है, या फिर द कमिटी अग्रीड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली। देखिए, सिमिली क्या है हमारा, सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं रस छंद अलंकार, यानी कि जो हमारी जो राइटिंग है उसको एज अ ब्यूटीफुल वे में प्रेजेंट करने के जो मेथड्स होते हैं, हम हिंदी में रस छंद अलंकार यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीचेज यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कई टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे हमसे सिमिली पूछा गया। अब देखिए, सिमिली होता क्या है एक्चुअली। सिमिली में हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन शो करते हैं, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। और इसकी एक पहचान होती है कि इन सेंटेंसेस में एज, लाइक, ये वाले वर्ड्स आते हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शन देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन नंबर 1, एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। देखिए, यहाँ पर कहीं भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। क्यों पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग है, उसको एज ए लिविंग ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो एंग्जाइटी है, ये तो एक फीलिंग है ना। बट क्या बोला गया है कि एंग्जाइटी सिटिंग। अब सिटिंग का मतलब बैठा हुआ, तो कौन बैठता है, हमेशा लिविंग थिंग्स ही तो बैठते हैं। तो यहाँ पर हमने एंग्जाइटी, जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है, उसको एज अ लिविंग थिंग शो किया है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। देन ऑप्शन नंबर 2, लाइफ इज अ ड्रीम। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कंपेरिजन है। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि लाइफ जो है वो एक ड्रीम है। क्या है, जीवन जो है वो एक स्वप्न की तरह है। और जहां पर भी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, वहां पर कौन सा फिगर स्पीच हो जाता है, मेटाफर, ठीक है। होता दोनों में कंपैरिजन ही है, लेकिन मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और सिमिली में इनडायरेक्ट कंपैरिजन। देन ऑप्शन नंबर 3, अ लाई हैज नो लेग्स। अगेन यहाँ पर लाई को लेग्स के साथ दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो झूठ होता है उसके पैर नहीं होते हैं। सो ऑल्दो ये नेगेटिव सेंटेंस है, बट एज अ वे हमें यही शो किया गया है कि जो झूठ है वो एक पर्सन की तरह हमें शो किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 4, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। अभी मैंने क्या बताया था कि जो सिमिली होता है उसमें एज और लाइक वाले वर्ड्स होते हैं। तो ये तो सबसे पहले तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 4। प्लस इसमें देखिए इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब खुद को उसने क्लाउड नहीं बोला, उसने बोला खुद को क्लाउड के जैसा बोला है, एज अ क्लाउड, क्योंकि मैं एक क्लाउड की तरह या एक क्लाउड के जैसे अकेले घूम रहा था। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 63, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमेन। देखिए, एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव कन्वर्ट करने के कई सारे रूल्स होते हैं, जो जब तक आपको नहीं पता होंगे देन यू विल नॉट बी एबल टू डू द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा सिंपली आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर, द वुमेन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। देन क्वेश्चन नंबर 64, सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स। देखिए, अगर हमें मीनिंग्स पता होंगे ना, एंटोनिम सिनोनिम करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि आप वोकैबलरी अच्छे से कर लीजिए। अगर आप एंटोनिम सिनोनिम नहीं भी करते हैं और आप वोकैबलरी अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको मीनिंग पता चल जाती है वर्ड्स की, और फिर आप खुद से ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर थोड़ा लॉजिकल मेथड से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल,
या फिर हार्मफुल। अब देखिए यहाँ पर हमें इस वर्ड का मीनिंग पता चल गया कि अनफेवरेबल या हार्मफुल। नाउ अब इसका एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट है ना। हार्मफुल का ऑपोजिट तो यहाँ पर हमें एक ही वर्ड दिख रहा है, फ्रेंडली, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 65, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। ठीक है, टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। ब्लड इज डैश देन वाटर। देखिए जो ब्लड है वो वाटर से क्या होता है, थिकर। वैसे भी थिकर होता है, मतलब वैसे तो इसका कोई साइंस से कोई लेना देना है नहीं कि ब्लड थिक होता है या वाटर थिक होता है, बट यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो रिश्ते होते हैं, जो हमारे ब्लड के रिश्ते होते हैं यानी खून के रिश्ते, वो वाटर, वाटर का मतलब है जो हमारे बने बनाए रिश्ते हैं उनसे ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है। देन क्वेश्चन नंबर 66, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए इंसेक्ट्स की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको इंटेमोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी किसकी स्टडी होती है, फंगस की। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फंगाई। ठीक है, मेटियोरोलॉजी किसकी स्टडी होती है, वेदर की। क्रिमिनोलॉजी, वर्ड से पता चल रहा है, क्राइम या क्रिमिनल्स की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 67, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। हमें अब यहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट पूछा गया है, हम इनडायरेक्ट पूछा गया है, दिया गया है और हमसे डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, अगर हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे हमारा सेंटेंस क्या है, सबसे पहले आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, आई सेड। ठीक है, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम नरेशन में पढ़ते हैं, एंड आई होप कि आप सब लोग उसको अच्छे से कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 68, पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। ठीक है, माय डॉटर नेवर राइट टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी डू। देखिए यहाँ पर हमारा सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, माय डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। अच्छा, माय डॉटर नेवर राइट टू मी नहीं है, तो राइट तो होगा नहीं है ना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में होगा ही नहीं है। टू मी सो आई नेवर न्यू, तो पास्ट हो गया, शी डज नहीं। माय डॉटर नेवर राइट्स टू मी, राइट्स तो ठीक है, सो आई नेवर न्यू, अगेन पास्ट, देन रॉन्ग। माय डॉटर नेवर रोट टू मी, अगेन पास्ट, तो हमारा सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंटेंकरस। देखिए कैंटेंकरस का मतलब क्या होता है, क्वेरलसम या फिर झगड़ालू, झगड़ालू। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्वेरलसम। क्वेश्चन नंबर 70, पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, हम हिंदी में पढ़ते हैं संकेतवाचक, यानी कि जो किसी की तरह पॉइंट आउट करते हैं, है ना। जैसे जब हम बोलते हैं दैट इज द बॉय हु स्टोल माई कार, तो दैट मतलब कि हमने उसकी तरफ पॉइंट किया, संकेत किया। और इसके जो वर्ड्स होते हैं ये कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, तो देखिए पूरे सारे के सारे जो 4 ऑप्शन हैं उनमें सबसे पहला हमारा दिस इसी ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफ्टन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट हमें एक अनसीन पैसेज गिवन है और हमें इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 71, द वर्ड कंजेस्टेड इन द पैसेज मीन्स। देखिए कंजेस्टेड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना ये रोड बहुत कंजेस्टेड है, तो कंजेस्टेड का मतलब होता है अ प्लेस दैट हैज नो प्लेस, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे खाली जगह ही ना हो। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, a helicopter can hover while an aeroplane cannot according to the passage। ठीक है, hover in the passage means, hover का मतलब क्या होता है, देखिए hover का मतलब वैसे भी क्या होता है, stay at one place in the air। जैसे कि जो bees हैं वो hover करती हैं फूलों के ऊपर, है ना, the bees are hovering over the flower। hover का मतलब होता है उड़ने, उड़ते तो रहना बट एक ही जगह पे स्थिर रहना। तो ऐसे ही हेलीकॉप्टर के ऊपर जो प्रोपेलर लगा होता है उसकी हेल्प से वो एक जगह पे रुका रह सकता है, बट जो एरोप्लेन है उसको कॉन्स्टेंटली चलते ही रहना होता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हॉवर, स्टे एट वन प्लेस इन द एयर। क्वेश्चन नंबर 73, पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द वर्ड परफॉर्म। अच्छा, परफॉर्म का पार्ट ऑफ स्पीच हमें फाइंड आउट करना है, तो परफॉर्म तो सिंपली क्या है, हमारा वर्ब है, परफॉर्म करना, है ना, कोई भी जब हम काम करते हैं तो वो वर्ब ही तो होता है, सो इट विल बी वर्ब। Then question number 74, why is a helicopter used as an ambulance? This is based on according to the passage, कि पैसेज के अकॉर्डिंग हमें ये आंसर करना है। तो जो हेलीकॉप्टर है उसको पैसेज में एज एन एम्बुलेंस क्यों यूज़ किया है, बिकॉज इट रीचेज द इनएक्सेसिबल प्लेसेस ईजिली। जब हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें इसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 75, फाइंड आउट द ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड वेरी इन द अबव पैसेज। देखिए वेरी तो इस पैसेज में हो चाहे कहीं पर भी हो, वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है, एडवर्ब ही होता है। देन क्वेश्चन नंबर 76, बीज आर केप्ट इन। देखिए बीज को जहाँ पे रखा जाता है, यानी कि जो बीज की फार्मिंग होती है ना, उसको क्या कहते हैं, मतलब उस जगह को क्या कहते हैं, एपियरी। ठीक है, नर्सरी में तो देखिए प्लांट्स उगाए जाते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, पेंट्री में फूड आइटम्स रखे जाते हैं, घरों में होती है ये पेंट्री। ठीक है, और एक्वेरियम में यू ऑल नो फिशेस। ओके, आई होप दैट्स क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 77, द इडियम ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब वैसे तो हरे आंख वाला जो मॉन्स्टर है वो हो गया, लेकिन इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है टू बी जेलस, यानी कि जलन से अंधा हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, सेलेक्ट द सेंटेंसेस इन विच आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। यानी ये किसमें रॉन्गली यूज हुआ है आर्टिकल। अच्छा, अ प्यूपिल शुड ओबे हिज टीचर, ये तो ठीक है। 12 इंचेस मेक अ फुट, करेक्ट। ही इज अ यूरोपियन, ओके राइट। ही इज अ MA, नहीं। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर देखिए MA, यहाँ पर साउंड क्या आ रहा है, MA। और देखिए जब भी हम आर्टिकल्स जो है, जब हम आर्टिकल्स का प्लेसमेंट करते हैं तो वो साउंड के बेसिस पर भी करते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, कि हम उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा कर रहे हैं, बेसिस ऑफ। तो देखिए जब हम एम बोल रहे हैं तो इसके आगे एक वोवल साउंड आ रहा है, और वोवल के साथ हमेशा क्या लगता है, एन, है ना। तो ही इज एन MA, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग है और हमसे रॉन्ग ही पूछा है। क्वेश्चन नंबर 79, पिक द करेक्ट क्वेश्चन टैग फ्रॉम द ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन टैग बनाने का सिंपल एक रूल होता है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस इज पॉजिटिव, तो जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। सिंपल सा रूल है। द पीपल शुड नॉट, अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो गया, तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। द पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, शुड दे, हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को उठा लेते हैं और उसको पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पीपल शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, शुड दे, तो हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, पॉइंट आउट द पार्ट दैट इज एन एरर इन द सेंटेंस। अच्छा ठीक है, यू आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 year बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। देखिए यहाँ पर यू आर लर्निंग तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा एक्शन दिखाया जा रहा है जो कि स्टार्टेड इन पास्ट, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ एंड स्टिल गोइंग ऑन, यानी कि अभी भी चल रहा है। यू फॉर द लास्ट 1 year, यानी कि तुम पिछले 1 साल से सीख रहे हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे अंदर अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है। तो जब कोई ऐसा एक्शन बताया जाता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है, तो वहां पर हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज होता है, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ING। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू हैव बिन लर्निंग, यू हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर द पास्ट लास्ट 1 year बट यू शो नो इम्प्रूवमेंट एट ऑल। तो हमारी कौन से सेंटेंस में मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि A पार्ट में मिस्टेक है। देन क्वेश्चन नंबर 81, टू च्यू द कड। कड का मतलब देखिए क्या होता है, कड का मतलब होता है, जो हमने देखा है कभी कभी काउज या बफेलोज जो होती हैं वो बैठ करके ऐसे अपना मुंह चला रही होती हैं, तो वो एक्चुअली कर क्या रही होती हैं, वो उन्होंने जो ऑलरेडी खाया हुआ होता है वो वापस उनके मुंह में आ जाता है, तो वही जो वापस मुंह में आया हुआ उनका खाना होता है उसको बोलते हैं कड। ठीक है, यानी कि पागुर करना, हिंदी में बोलते हैं ना पागुर करना। तो टू च्यू द कड, अब इसका लिटरल मीनिंग तो ये हो गया कि पागुर करना, बट जो इसका फिगरेटिव मीनिंग है वो क्या हो जाएगा, टू मेडिटेट। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जब हम देखते हैं ना कि वो काउज या बफेलोज ऐसे पागुर कर रही होती हैं, तो ऐसा लगता है बहुत गहरी मतलब सोच में है वो। तो टू च्यू द कड का मतलब हो जाएगा टू मेडिटेट। देन क्वेश्चन नंबर 82, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। अच्छा, ही वॉज वेरी मच अशेम्ड, इस प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, ही वॉज वेरी मच अशेम्ड डैश हिज मिसचीफ, यहाँ पर सिंपली हो जाएगा ऑफ हिज मिसचीफ। Then question number 83, complete the following sentence with appropriate choice. Okay, dash he stood first he would have gone to America। देखिए जब ऐसे इमेजिनरी सिचुएशंस होते हैं ना, कि अगर उसने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता, तो उसके फर्स्ट जो एक मतलब 2 क्लॉजेज होते हैं, 2 सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें हमेशा हैड लगता है,
और जो सेकंड सेंटेंस होता है उसमें हमेशा ही वुड हैव लगता है, ही नहीं मतलब वुड हैव, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड ही स्टूड फर्स्ट, अगर उसने अगर वो पहला फर्स्ट नंबर पे आया होता तो वो अमेरिका चला गया होता। क्वेश्चन नंबर 84, fill in the blank. ओके, ऑफ द sword and pen the dash is more powerful. ठीक है, sword का मतलब तलवार और पेन का मतलब कलम। तो कलम और तलवार में से सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो कौन होता है? ये एक मतलब लिटरल प्रोवर्ब टाइप है। लेटर का मतलब बाद वाला। स्वॉर्ड और पेन में बाद वाला कौन है? पेन। तो पेन जो है वो मोर पावरफुल होता है, ठीक है। अब पेन का मतलब पावरफुल का मतलब लड़ाई करने वाला पावरफुल नहीं, मतलब कि हम जो लिख सकते हैं या फिर जो हम अपने विचार या फिर जो हमारे थॉट्स हैं उसको जब हम रिवील करेंगे तो वो ज़्यादा पावरफुल होगा बजाय इसके कि हम स्वॉर्ड लेकर के फाइट करें। कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 85, विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। अच्छा, एक प्रीफिक्स का मतलब होता है, प्रीफिक्स जो होते हैं वो वर्ड क्लस्टर्स होते हैं जो कि वर्ड के बिगिनिंग में लगते हैं, स्टार्टिंग ऑफ वर्ड। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, स्टार्टिंग ऑफ वर्ड, हिंदी में जो हम पढ़ते हैं उपसर्ग, तो ये उपसर्ग को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो कौन सा एक प्रीफिक्स है जो तीनों में लगेगा? बिहेव, गाइड एंड यूज। ये सिंपली क्या हो जाएगा? मिसबिहेव, मिसगाइड, मिसयूज, ये तीनों में फिट आ रहा है, सो इट विल बी अवर आंसर। देन अगेन एक और अनसीन पैसेज गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। अच्छा, ये पूरा का पूरा हमारे इसके ऊपर बेस्ड है, जो हमारा पैराग्राफ के में, ठीक है। तो पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगा? अ फुल डे। क्वेश्चन नंबर 87, what happens when the time to be spent on some work increases? again based on the paragraph, तो इसका आंसर हो जाएगा the work needs additional time। अगर जब हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें ये आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, what does the expression pillar box stand for? pillar box का मतलब क्या है यहाँ पर? a pillar type post box। then क्वेश्चन नंबर 89, who is the person likely to take more time to do work? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा a busy man। क्वेश्चन नंबर 90, पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेंटेंस बेस्ड ऑन द पैसेज। ठीक है, वर्क एक्सटेंड सो एज टू फुल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द मोर वर्क देयर इज टू बी डन द मोर द टाइम नीडेड। So these were your total 30 questions from the UPTET PYQ series and I hope you all liked the session। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन अच्छा लगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीटेट एग्जाम बिकॉज इट इज़ अपकमिंग। सिर्फ 1 महीना बचा है मुश्किल से। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।